हेलो फ्रेंड्स, सिंचाई के अंतिम टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। जल निकास। जिस प्रकार से फसलों को जल की आवश्यकता होती है और जल की सप्लाई हम जिस विधि से करते हैं वो तरीका या वो पूरी की पूरी पद्धति को हम सिंचाई कहते हैं। इसी प्रकार से जब फसल में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस जल के ड्रेनेज की भी आवश्यकता पड़ती है, हमें उसको निकासी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अत्यधिक जल को यदि हम नहीं निकालेंगे तो ये पौधे में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप ला सकती है। पौधे में विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं और पौधे के वृद्धि को यह रोक सकता है। इसीलिए कृषि विज्ञान में ड्रेनेज का उतना ही महत्व माना गया है जितना इरिगेशन का माना गया है, और संभवतः इसी कारण सिंचाई के साथ साथ जल निकास ये शब्द को जोड़कर एक साथ पढ़ा जाता है। तो आपका जो चैप्टर भी जो है वो सिंचाई एवं जल निकास दोनों इस प्रकार से शब्दावली को एक साथ नाम पे रखा गया है। तो क्या होता है कि जब कभी भी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी से अधिक जल मौजूद हो तब उसका निकास आवश्यकता हो जाता है। तो निकास के लिए कब हमें जरूरत पड़ेगा? हमने मिट्टी में क्या किया? मिट्टी पर सिंचाई की। सिंचाई करने से क्या हुआ? फील्ड कैपेसिटी के बराबर क्या हुआ? जल आया। अब जल की मात्रा मिट्टी में जब फील्ड कैपेसिटी से अधिक होगी तो निकास की आवश्यकता होगी। निकास की आवश्यकता, तो पहला चीज तो यही हो गया। फील्ड कैपेसिटी मतलब मिट्टी में मौजूद जल की मात्रा। अब मिट्टी में जितना जल चाहिए उससे ज्यादा जल यदि वहां मौजूद हो गया, अर्थात सिंचाई हमने किया, सिंचाई करते हैं तो फील्ड कैपेसिटी को चार्ज करता है, अर्थात मिट्टी में जल की मात्रा को बढ़ाता है। अब मिट्टी में जल की मात्रा जब इसी फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में हमें उस पानी को वहां से क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी? निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, निकास की आवश्यकता पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर ड्रेनेज की जो परिभाषा है वो परिभाषा किस प्रकार से दिया गया है? फसल उत्पादन हेतु खेत से अतिरिक्त जल का निकास आवश्यक है ताकि उचित दशा बनी रहे। यही विधि कृषि जल निकास के नाम से जानी जाती है। एग्रीकल्चर वाटर ड्रेनेज का तात्पर्य यही है कि फसल उत्पादन उचित चाहिए तो उसके लिए अतिरिक्त जल को हमें वहाँ से बाहर निकालना होगा, और ये अतिरिक्त जल को जो बाहर निकालते हैं यही विधि हमारे किस नाम से जाना जाता है? जल निकास के नाम से जाना जाता है। क्या होगा? अतिरिक्त जल यदि थोड़े समय के लिए खेत में मौजूद है तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा फसल पे, मगर यदि यही अतिरिक्त जल की मात्रा काफी समय तक है तो उस स्थिति पर पौधे के वृद्धि और विकास में प्रभाव इसका हानिकारक होता है। कैसे प्रभाव हानिकारक होता है? कि जब अत्यधिक जल का हानिकारक प्रभाव, अत्यधिक जल का हानिकारक प्रभाव, तो पहला हानिकारक प्रभाव क्या होता है? पहला हानिकारक प्रभाव है कि मृदा में वायु संचार कम हो जाता है। पहला है मृदा में वायु संचार कम हो जाना। दूसरा इसका होता है जड़ की श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कमी होना। जड़ की श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन की कमी, जड़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इससे पौधे द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधा मुरझा जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो कोशिकाओं में पारगम्यता कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण परमिबिलिटी क्या होता है? कम होता है, और परमिबिलिटी कम होता है इसके कारण पौधे द्वारा जल का अवशोषण कम होता है। इसके कारण क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब डिक्रीज होगा, वाटर एब्जॉर्ब डिक्रीज होगा तो पौधे क्या होंगे? मुरझा जाएंगे। देखिए प्रक्रिया को देखिए।
मिट्टी में वायु संचार की कमी हुई, वायु संचार की कमी होने के कारण जड़ तक ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है तो पारगम्यता, परमिबिलिटी कम होगी। परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जड़ के सतह में, वहां फील्ड में मौजूद पानी को जड़ के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। तो परमिबिलिटी कम होगा तो उसके कारण अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो पेड़ पौधे जो रहेंगे वो क्या होंगे, मुरझा के नीचे गिर जाएंगे। ये इसका पहला। दूसरा जो है ये प्रभाव हुआ। इसका एक प्रभाव होता है अधिक जल होने से जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है, जिससे आवश्यक पोषक तत्वों का ह्रास होता है। जैसे NO2 N2 गैस में परिवर्तित होकर नाइट्रोजन मृदा से हट जाता है। तो तीसरा क्या होता है कि पोषण तत्वों का ह्रास, पोषण तत्वों का ह्रास। पोषण तत्वों का ह्रास का तात्पर्य क्या होता है कि जो पोषण तत्व मृदा में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद हैं, यदि उसमें अत्यधिक पानी रहेगा, अत्यधिक जल रहेगा तो वो क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो गैसियस फॉर्म क्या हो जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा। जैसे मिट्टी में, मृदा में मौजूद जो नाइट्रोजन है NH3 NO3- के रूप में है, तो वो क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया करके NO2- या N2 सामान्यतः नाइट्रोजन गैस बनकर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। इसी प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से जीवाणु अपना कार्य नहीं कर पाते, जिससे जीवांश पदार्थों का विघटन नहीं होता। चौथा जो चीज़ है O2 की क्या होती है, कमी होती है। O2 के कमी के कारण जितने भी जीवाणु हैं, ये जीवाणु अपना कार्य सही नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते। इसी कारण क्या होता है, विघटन नहीं होता, विघटन कम होगा तो ह्यूमस की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। अर्थात जमीन की फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। फसल में रूट रोट जैसी बीमारियों का प्रकोप होता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फसल में रूट रॉट नामक बीमारी हो जाती है। तो ये सब क्या है, अत्यधिक जल के हानिकारक प्रभाव हैं। अर्थात सिंचाई का जल जब मिट्टी में ज़्यादा हो गया, मात्रा ज़्यादा है, और उस स्थिति में जल यदि ज़्यादा रह गया पेड़ सतह पर, तो उन स्थिति में इन प्रकार की क्या होती है, ये विभिन्न प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है जल का निकास करना। तो जल के निकास करने के लिए क्या होता है, दो विधि है पुनः, एक है सतही जल का निकास करना और दूसरा जो होता है सब सरफेस अर्थात अधोमृदा जल का निकास करना। तो दोनों प्रकार से हम कैसे निकास करते हैं। सतही जल का निकास तो हम खेतों में नाली बनाकर कर लेते हैं। खेत में जिस नाली से हम पानी पहुंचाते हैं उसी नाली का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए कर लेते हैं, वहाँ से जल निकास के लिए कर लेते हैं। तो इसमें जब निकास की हम बात करते हैं, इसकी निकास या ड्रेनेज की बात करते हैं, तो इसमें भी पहला चीज़ है, पहला बिंदु होता है सतही जल का निकास करना और दूसरा होता है अधोमृदा जल का निकास करना। सतही जल मतलब है सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर जो है अर्थात मिट्टी पर है, मिट्टी के सतह के ऊपर जो जल मौजूद है उसको निकास करने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः सतह पर नाली निर्माण कर हम क्या कर लेते हैं, जल का निकास कर लेते हैं। तो नाली निर्माण से जब जल का निकास करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि यह आसान और सस्ता होता है। इसकी खामी, इसमें कोई भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम होगा तो उसको आसानी से दूर कर सकते हैं और इसमें अधिक ढाल की ज़रूरत नहीं होती है, बोला है। ये सतही जल निकास है। भारत में सर्वाधिक हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं जल निकास के लिए। आप देखे होंगे कि जब खेत में पानी ज़्यादा भर जाता है तो क्या कर दिया जाता है, मेड़ के एक कोने को काट दिया जाता है, पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। उस मेड़ को एक छोटी पतली नाली से जोड़ दिया जाता है, वो पतली नाली जाकर नहर से जुड़ चुका रहता है या तालाब में जुड़ चुका रहता है। तो जहाँ हम एक तरफ से एक नाली का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, सिंचाई के लिए पानी लाने का। जब पानी ज़्यादा होता है तो हम उसी नाली का प्रयोग करते हैं वहाँ से वाटर को वापस भेजने का। तो सतही जल निकास के लिए 3 कार्यात्मक अव्यय होते हैं, ठीक है। नाली निर्माण जो अपन करते हैं वो सतही जल के लिए, तो इसमें मूल जो कार्यात्मक अव्यय हैं, कार्यात्मक अव्यय का तात्पर्य है कि
ये जो तीन तरीके, तीन जो बिंदु हैं, इन तीन बिंदु के अलावा ये तीन बिंदु जब तक नहीं रहेंगे तब तक सतही जल का निकास नहीं हो सकता। तो कार्यात्मक अवयव में सबसे पहला है एकत्रीकरण तंत्र होना चाहिए। कार्यात्मक अवयव में पहला है एकत्रीकरण तंत्र, एकत्रीकरण तंत्र होना चाहिए। दूसरा जो है विसर्जन तंत्र होना चाहिए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मोधा तंत्र, आउटलेट ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, आउटलेट ड्रेन सिस्टम। एकत्रीकरण तंत्र में क्या होता है, ये जल को विभिन्न जगह से प्राप्त करता है। अर्थात ये देखिए कि ये जैसे कि एक बड़ा सा खेत है, अब इस बड़े से खेत में एक जगह हमने इस प्रकार से आउटलेट निकाल दिया, नाली, मगर इधर सब तरफ जो पानी जो भरा हुआ है उस पानी को एकत्र करके हमको लाने के लिए क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, एकत्रीकरण तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एकत्रीकरण तंत्र में हम क्या करते हैं, इस पर क्या किया जाता है, ऐसे खेत में बहुत सारी जगह छोटे छोटे पतली पतली क्या कर दी जाती है, नाली बना दिए जाते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। और ये पतली पतली नाली को बिल्कुल एक बड़े से नाली में ऐसे लाकर क्या कर दिया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से ये पानी जो आते हैं ये फाइनली इधर से क्या हो जाता है, वो ये बिल्कुल ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो छोटी छोटी नालियाँ हैं ये क्या करते हैं, इधर के सब जल को अपने में क्या कर लेते हैं, स्टोर करते हैं, एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद हम इसको इधर आउटलेट पे लाते हैं, आउटलेट लाने के बाद हम इसको ड्रेनेज पर लेकर चल देते हैं। तो पहला जो चीज़ था वो है एकत्रीकरण तंत्र, दूसरा है विसर्जन तंत्र। इसमें कलेक्शन सिस्टम से जल नाली द्वारा आउटलेट ड्रेन में डाल दिया जाता है। अर्थात ये जितने भी एक कलेक्शन जो टैंक है, ये कलेक्शन जो नाली हैं, इनको इस आउटलेट में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और तीसरा जो है मोधा तंत्र या आउटलेट जिसको बोला जाता है, बिल्कुल यहाँ से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो ये तीन प्रकार के हम क्या करते हैं, कंटेंट उपयोग करते हैं। इसमें पहला एकत्रीकरण तंत्र है, दूसरा विसर्जन तंत्र है, और तीसरा जो होता है हम लोगों का आउटलेट। ये तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाकर हम सतही जल को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इनके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या किए गए हैं, सिस्टम बनाए गए हैं। बेडिंग सिस्टम, तो बेडिंग सिस्टम के ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत डेप्थ में उनको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेडिंग सिस्टम होता है, पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम है, पैरेलल ओपन फील्ड डिच सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ स्लोपिंग एरिया है। तो ये सतही जल के लिए तो सामान्य हो गया, मगर सतही जल में क्या रहता है कि ये जो हम जो बीच बीच में जो नाली बनाते हैं, नाली बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं, मगर यहीं ये सतह जल ना होकर ये सतह कैसा होगा, ढाल वाली सतह हो, ढाल वाली कैसा हो, सतह हो। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि यही जो बीच के जो सीधे सीधे जो नाली हैं, इन सीधे सीधे नाली को सीधे न रख के क्या किया जाता है, बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे ढलान में कैसा होता है, कर्व के रूप में होते हैं, और कर्व के रूप में फिर क्या कर दिया जाता है, इनको इस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, ये ऐसे। तो यहाँ से सब पानी ऐसे ढलान से होकर आते हैं नाली में, इस पतली नाली से आते हैं आउटलेट सिस्टम में, आउटलेट सिस्टम से ये बाहर चले जाते हैं। तो बस सामान्य समतल सतह के लिए क्या रहता है कि ये नाली बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं, मगर ढाल वाली सतह की बात करते हैं तो ये नाली किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से वक्र रूप ले लेते हैं। तो खेत के विभिन्न हिस्सों से क्या किया जाता है, इनको बाहर निकाला जाता है। मगर ये जो दो बिंदु आप जो देख रहे हैं, ये दोनों किस चीज के लिए है, सतही जल के लिए। अर्थात मिट्टी का जो स्तर है, सॉइल का जो लेवल है, उस लेवल से ऊपर जितना जो जल भरा हुआ है, उनके लिए हम इन चीज़ों को उपयोग करते हैं, सतही जल या ढाल वाली सतह का। मगर जब अधोमृदा जल की हम बात करेंगे, अधोमृदा का मतलब क्या होता है, अवसतही या जमीन के अंदर, भाई मिट्टी है, ये आपका मृदा का सतह है, इसके ऊपर जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को तो आप ऐसे नाली से बहाकर क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मगर ये पानी बाहर निकल गया, अब मिट्टी के अंदर में जो पानी की मात्रा जो नमी के रूप में मौजूद है, नमी के रूप में बहुत ज़्यादा मौजूद है, इसको कैसे एकत्रित किया जाएगा, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। सूर्य की रोशनी से तो बहुत जल्दी क्या है, सूख नहीं पाएगा, काफ़ी समय लगेंगे। और इसमें जो मिट्टी में जो पानी जो भरा हुआ है अंदर में, ठीक है वो मिट्टी के रूप में ही, जब मिट्टी को पकड़ के बहुत अच्छे से निचोड़ देंगे तब उसमें से पानी बूंद बूंद के रूप में गिरेगा। तो उस पानी की मात्रा को हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से पहला आता है टाइल ड्रेनेज।
अधोमृदा जो होते हैं, अधोमृदा मतलब कि मिट्टी के नीचे की सतह, तो मिट्टी के नीचे की सतह पर या सब सरफेस जिसको हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम पद्धति उपयोग करते हैं वो है टाइल ड्रेनेज। टाइल ड्रेनेज में क्या किया जाता है, मिट्टी के नीचे सछिद्र पाइप बिछाया जाता है। सछिद्र पाइप मतलब एक पाइप जिसमें चारों तरफ क्या रहेंगे, छिद्र रहेंगे, तो मिट्टी में मौजूद जल रिस कर उस पाइप में आ जाएगा और उस पाइप से फ्लो करा के उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये टाइल ड्रेनेज है। तो टाइल ड्रेनेज पे सामान्यतः क्या किया जाता है, छिद्र युक्त पाइप किस में डाला जाता है, छिद्र युक्त पाइप डाल दिया जाता है किस पर, मिट्टी के नीचे, और उन सभी छिद्र से पानी क्या करता है, मिट्टी से रिसता है, रिस कर उस पाइप के अंदर चले जाते हैं उन छिद्र की सहायता से, और वहां से क्या है, बाहर निकल जाता है। ये टाइल ड्रेनेज है। दूसरा जो रहता है मोल ड्रेनेज। मोल ड्रेनेज में भी क्या होता है, बिना स्तर वाली अंडाकार नाली होती है जो मोल हल की सहायता से बहुत ही सख्त और भारी मिट्टी में बनाई जाती है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो मेन है वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज जो है, इसको देखें, वर्टिकल ड्रेनेज। तो वर्टिकल ड्रेनेज में क्या होता है, खेत है, खेत के किनारे में क्या कर दिया जाता है, कुएं की खुदाई कर दी जाती है। ये जैसे खेत है, ठीक है, ये जैसे खेत, ये मिट्टी के लेवल है, एक किनारे पर क्या कर दिया गया, कुआं खोद दिया गया। इस पर क्या होता है, और कुएं का जो ढलान है उसको नॉर्मल मिट्टी की सतह से थोड़ा सा कम रखते हैं। इसमें जितने भी पानी रहते हैं वो सब पानी इसमें आकर धीरे धीरे रिसते हैं, रिसाव कर करके क्या हो जाता है, पूरा पानी यहाँ भर जाता है। आप देखे होंगे जैसे घर बनाने के लिए जब कॉलम के लिए जब खुदाई की जाती है तो कुछ दिन में आप देखेंगे तो उसमें पानी भर चुका रहता है रिस के। जब घर में कुआं खुदाई होगा तो कुआं खुदाई में क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा पानी रिस कर भर चुका रहता है, और उस पानी को फिर बाहर निकाल दो तो इस एरिया में जितना पानी था वो पानी रिस के आ गया कहाँ, कुएँ में, और कुएँ के पानी को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये जो है वर्टिकल ड्रेनेज कहलाता है। एक होता है बरीड ड्रेनेज। बरीड ड्रेनेज में क्या होता है, जमीन की सतह के नीचे नाली बनाकर टाइल्स, प्लास्टिक या फाइबर डालकर नाली को भर दिया जाता है, जिससे नीचे तथा ऊपर का पानी रिस कर इसमें जमा होता है और जमा हुआ जल बाहर निकल जाता है। मतलब जमीन के अंदर में नाली बनाकर उसको निकाल दिया जाता है। तो ये जो तीसरा पद्धति है, जमीन के अंदर नीचे नाली बनाना, ये ब्यूरिड ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। इसमें यह कुआं बनाया जाता है। इस पे क्या होता है, जमीन के अंदर नाली बनाई जाती है, ठीक है। और चौथा जो महत्वपूर्ण विधि है डीप ओपन ड्रेनेज। इसमें गहरी खुली नाली बना दी जाती है जिसमें जल रिस कर एकत्रित होता है, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। डीप ओपन ड्रेन, डीप ओपन ड्रेन, इस पर क्या होता है, खुली नाली बना दी जाती है, मिट्टी की सतह है तो उसमें से खुली नाली थोड़ी सी गहरी रहती है, ठीक है, लगभग 2 फीट 3 फीट के आसपास। उसमें क्या होता है, पूरे खेत में जो पानी मौजूद रहता है वो रिस कर आता है, उस नाली को भर देता है। जैसे पानी रिस कर कुएं को भरेगा, इसी प्रकार से वो नाली को भर देता है। कुआं गहरा होता है और नाली बिल्कुल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे पर रहेगा, उसको फिलअप करेगा। और इसमें जो भरा हुआ पानी है, इस पानी को हम क्या करेंगे, छोटा सा पंप लगा के या सामान्यतः किसी भी सिस्टम से उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पद्धति से हम क्या करते हैं, मिट्टी में मौजूद अत्यधिक जल की मात्रा को हम बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और अपनी फसल को सड़ने से या फसल को खराब होने से हम बचाते हैं। ये जो चैप्टर था जल विभव, सिंचाई और जल निकास को लेकर, तो ये टॉपिक आपका सिलेबस का कंप्लीट होता है। अगले क्लास में अगले चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के ऊपर। सिलेबस यदि आप देखेंगे तो जल जो है, जल सिंचाई के बाद हम अगले टॉपिक फार्म प्रबंध के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।